इसमें हम लोग जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे। और ये जो न्यूज़पेपर है ये 26 दिसंबर 2024 का है, यानी कि आज का है। और इसमें जो है हम लोग अलग अलग खबरों के विश्लेषण को देखेंगे। जो हमारा पहला न्यूज है वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर है, जो लॉन्च किया गया है। और ये जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश खजुराहो में। ठीक है, इससे जो मध्य प्रदेश को जो है बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और इसमें एमपी के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी को भी जो है फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि केन बेतवा परियोजना जो है वो क्या है। ठीक है, केन बेतवा परियोजना क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो केन बेतवा परियोजना जो है वो छतरपुर पन्ना जिले में, ठीक है, छतरपुर पन्ना जिले में केन नदी पर विकसित है, की जा रही है। और इसमें जो है पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर जो है 77 मीटर ऊंचा, ठीक है, 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबे दोधन बांध और 2 टनल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और बांध में जो है 2853 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया जाएगा। और ये जो जल भंडारण किया जाएगा इसका उपयोग जो है सूक्ष्म सिंचाई में किया जाएगा। और ये सूक्ष्म सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में भी होगा और मध्य प्रदेश में होगा। खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो है ये 10 जिले को लाभान्वित करेगा। इसके अलावा जो ऐसा कहा जा रहा है कि इससे 7 लाख किसान परिवार जो है लाभान्वित होंगे और लगभग 2000 गांव में जो है 8.11 लाख हेक्टेयर में जो है इससे सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में जो है 21 लाख आबादी को जो है ये पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा जो है 103 मेगावाट जल विद्युत हो गया और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन इससे किया जाएगा। तो इसका फायदा जो है पूरे मध्य प्रदेश और यूपी को भी मिलेगा। इसके अलावा जो दोधन बांध है वो 15 मीटर ऊंचा है और उसको बनने में 6 साल लगेंगे। तो जो दोधन बांध है उसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है और यह लगभग 2 किलोमीटर लंबा बांध है। इसके अलावा जो है इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में जो है दोधन बांध परिसर का निर्माण किया जाएगा। फिर दूसरे चरण में जो लोअर ओर्स बांध है या बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना या कोठा बैराज है उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीजें है वो है केन और बेतवा नदी। तो केन और बेतवा नदी दोनों का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश ही है। दोनों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है और ये यमुना की सहायक नदी है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है और बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। केन जो है वो यमुना से बांदा जिले में मिलेगा और बेतवा से जो है वो हमीरपुर जिले में मिलेगा। राजघाट, पारीछा, माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। इसके अलावा जो है केन नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो केन और बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। और ये दोनों जो है यमुना की सहायक नदी है। केन जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है और बेतवा नदी से जो है यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से मिलती है। इसके अलावा जो है केन नदी जो है वो पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो हम लोग अब देखते हैं कि नदी को जोड़ने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा मिलता है। तो जो सूखे की घटना होती है उसमें कमी लाया जाता है। जैसे कि नदी को जब आपस में जोड़ा जाता है तो जो उसका विस्तारित एरिया होता है वो फैल जाता है, उसका एरिया जो है फैल जाता है। इस वजह से जो है सूखे में कमी आती है। तो नदियों को आपस में जोड़ने से बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की पुनरावृत्ति की समस्या का समाधान होगा। केन और बेतवा को लेकर है। इसके अलावा जो किसानों को लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आत्महत्या की दर पर अंकुश लगेगा और सिंचाई के अस्थायी साधन प्रदान करके तथा भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जो है जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें भी तेजी आएगी और 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी होगा और 62 लाख लोगों को जो है पीने का पानी की आपूर्ति भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ विचारकों का मानना है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके जल संकट वाले क्षेत्र में जो है बांधों का निर्माण होने से इस रिजर्व के जंगलों का जीर्णोद्धार होगा और इस क्षेत्र में जो है जैव विविधता का भी विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक,
नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है। इसको जो है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहते हैं और इसे औपचारिक रूप से जो है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के भी रूप में जाना जाता है। और इसका उद्देश्य जो है अंतर बेसिन जल हस्तांतरण परियोजना के माध्यम से जल अधिशेष बेसिन, जहाँ जल की मात्रा अधिक होती है, से जो है जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है उस बेसिन में जो है जल का हस्तांतरण किया जाता है और इस तरह से जो है सूखे की समस्या का निपटान किया जाता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत जो है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा सुसंगत और औचित्यपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने हेतु 30 लिंक्स की पहचान की गई है और एनएनपी को अगस्त 1980 में जल अधिशेष बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में जल को हस्तांतरित करने हेतु तैयार किया गया था। ठीक, इसके अलावा जो है आज 26 दिसंबर 2024 को जो है शहीद उधम सिंह का जन्मदिन है और शहीद उधम सिंह की वीरता हर भारतीय की स्मृति में अंकित है। मैं भारत के इस वीर सपूत का नमन करता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इनके लिए कहा गया है। तो हम लोग जो है सरदार उधम सिंह के बारे में जानेंगे। देखो, सरदार उधम सिंह जो है वो गदर पार्टी से जुड़े हुए एक भारतीय क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो है इनको खासतौर पर इस वजह से भी याद किया जाता है कि इन्होंने जो है 13 मार्च 1940 को जो है माइकल ओडायर की हत्या के लिए जो है इनको जाना जाता है। इन पे एक मूवी भी आई है और माइकल ओडायर जो है वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जब अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पंजाब प्रांत में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण माइकल ओडायर ने ब्रिटिश सेना के जनरल रेजिनल्ड डायर को प्रांत में व्यवस्था लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया था और इसने माइकल ओडायर को अमृतसर में हुए नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया गया। तो सरदार उधम सिंह जो है वो 13 मार्च 1940 को जो है माइकल ओडायर की हत्या कर देते हैं, तो उसके लिए इनको जो है जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं सरदार उधम सिंह कौन थे। तो इनका जन्म जो है 26 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन जो है हुआ था। 26 दिसंबर 1899 में हुआ था और पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में जो है शेर सिंह के रूप में हुआ था। ठीक है, उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में शेर सिंह के रूप में हुआ था। उनके पिता तहल सिंह कंबोज उपाली गांव में रेलवे क्रॉसिंग के चौकीदार थे। अपने पिता के निधन के बाद सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह कंबोज में अमृतसर में सेंट्रल खालसा अनाथालय पुतली घर ने ले लिया था। ठीक है, जब इनके पिता का निधन हो गया तो ये और इनके भाई जो है वो अनाथालय में रहते थे। उसमें पंजाब में एक गहन राजनीतिक उथल-पुथल देखी जा रही थी और सिंह जो है अपने आसपास में हो रहे परिवर्तनों को देखकर थोड़ा बेचैन रहते थे। चूंकि उन दिनों अनाथालय में सिख दीक्षा संस्कार द्वारा प्रशासित किया जाता था और शेर सिंह के उधम सिंह और मुक्ता सिंह साधु सिंह बनने के लिए उन्हें नए नाम मिले। 1917 में उधम सिंह के भाई की मृत्यु हो जाती है और अनाथालय में रहते हुए उधम सिंह कई कला और शिल्प में प्रशिक्षित हुए। उन्होंने 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में अनाथालय छोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला नरसंहार के बाद वह क्रांतिकारी गतिविधि और राजनीति में गहराई से शामिल हो गए। वे जो है भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। 1924 में उपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को संगठित करने के लिए वो गदर पार्टी के साथ भी जुड़ गए थे। 1927 में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सहयोगियों और हथियारों के साथ भारत वापस आते समय उन्हें हथियारों के अवैध स्वामित्व के लिए जो है हिरासत में लिया गया और उन्हें जो है 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 1940 को सिंह ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कंसंट हिल में एक बैठक में जनरल डायर को गोली मारने के बजाय माइकल ओ डायर को गोली मार दी। जनरल डायर ने ही रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर खुली फायरिंग का आदेश दिया था। सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटविले जेल में जो है उनको फांसी दे दिया गया था। उधम सिंह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के तौर पर माना जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1899 को हुआ था और पंजाब में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है। ये जो है जब 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला हत्याकांड हुआ, तो इसके बाद जो है वो उनसे प्रभावित होकर जो है जो क्रांतिकारी गतिविधि था उसमें वो शामिल हो गए। ये भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा जो है वो गदर पार्टी से जुड़ गए। इसके अलावा जो है 1927 में जो है उनको जो है जो उनके पास हथियार होने की वजह से जो है उनको हिरासत में लिया गया था और उनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 13 मार्च 1940 को जो है उन्होंने माइकल ओडायर को गोली मार दिया था। इसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को जो है लंदन के पेंट विले जेल में इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है। उधम सिंह को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के रूप में माना जाता है। तो ये थे हमारे उधम सिंह। इसके बाद जो हमारा अगला न्यूज है वो ये है कि जो 2004 में सुनामी आया था, ठीक है, उसको जो है आज याद किया जा रहा है क्योंकि 26 दिसंबर 2004 को जो है सुनामी आया था और उसे जो है याद किया जा रहा है। 26 दिसंबर है तो आज उसको जो है याद किया जा रहा है। तो अंडमान निकोबार के लोगों के मन में आज भी ये कायम है 20 साल पहले आई सुनामी का खौफ। ठीक है, जो 20 साल पहले सुनामी आया था उसका खौफ जो है आज भी अंडमान निकोबार के लोगों के मन में कायम है। इसमें जो है 3000 लोग लापता हो गए थे और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 535 किलोमीटर दूर स्थित निकोबार जिले को 2004 की सुनामी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। आज भी क्षतिग्रस्त घर, रक्षा क्वार्टर, स्कूल, गिरजाघर, सरकारी प्रतिष्ठान का मलबा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2004 को जो है वो सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को सुबह 6 बजे के आसपास हमने सुनामी हलचल देखी, जिसके बाद तेज झटके आने लगे और पूरा द्वीप हिल रहा था, वहां के लोगों को कहना है। और अकेले निकोबार जिले में 2004 में, ठीक है, अकेले निकोबार जिले में 2004 में जो है 387 लोग मारे गए थे और 3131 जो है लापता हो गए थे और ऐसा माना जाता है कि उनकी भी मौत हो गई। तो ये जो है न्यूज था। हम लोग जो है सुनामी के बारे में जानते हैं। तो सुनामी जो है एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ जो है हर्बर वेव होता है। ठीक है, सुनामी और ज्वार से उत्पन्न लहरों को कभी कभी एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन उनका दैनिक महासागरीय ज्वार से कोई संबंध नहीं है। अधिकांश सुनामी जो है वो भूकंपों रिएक्टर स्केल पर 6.5 से अधिक परिणाम के कारण उत्पन्न होती है। हालांकि सुनामी ज्वालामुखी प्रस्फुटन, भूस्खलन, परमाणु विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। तो जैसे कि उनका उत्पन्न होने का एक कारण है समुद्री नितल पर तीव्र भूकंप के कारण प्लेटों का टूटना। ठीक है, और यह सुनामी का जो है सबसे प्रमुख कारण है। जो समुद्र नितल होता है वहां पर भूकंप आती है तो उनके प्लेट जो है आपस में टकराकर टूटने लगती है, तो उससे जो है सुनामी पैदा होता है और ये सबसे प्रमुख कारण है। कई बार समुद्री नितल के नीचे भूगर्भ में मुक्त ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि भूकंपीय तरंगे इतने प्रचंड रूप में भूपर्पटी पर आघात करती है कि विवर्तनिकी की प्लेटों में दरारें आ जाती है और प्लेट जो है टूट जाता है। प्लेटों में अचानक से आई इसी विषमता के कारण समुद्री नितल पर जल का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण महासागरीय जल की अति विशाल मात्रा एक और से दूसरी ओर तेजी से चल पड़ता है, जिससे सुनामी तरंगे पैदा होती है। और दिसंबर 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आया था उसका भी कारण यही था। ठीक है, तो दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आने वाले सुनामी का कारण ऐसा ही एक भूकंप था जिसका रिएक्टर स्केल पर तीव्रता जो है वो 9.0 था। ठीक है, 9.0 तीव्रता के साथ जो है भूकंप आया था, उस वजह से जो है सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में। ठीक, इसके अलावा जो है जो दूसरा कारण है वो तटीय क्षेत्र या महासागर के भीतर स्थित ज्वालामुखी में जो है प्रचंड विस्फोट होता है, उस वजह से भी सुनामी आती है। तो समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर स्थित किसी ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट के कारण भी सुनामी तरंगों का जन्म होता है। जैसे कि 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और अभी हाल में ही जनवरी 2022 में जो है होंगा टोंगा ज्वालामुखी उद्गार में पैदा होने वाली जो सुनामी थी वो इसी तरह की सुनामी थी। जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी होती है उसमें भीषण विस्फोट
हुआ था, इस वजह से भी सुनामी आता है। इसके अलावा जो है अगर जलमग्न भूस्खलन होता है तब भी सुनामी आती है। यह स्थिति तब बनती है जब गुरुत्वाकर्षण या किसी अन्य कारण से या फिर भूकंप से जो छिछले महाद्वीपीय मग्न तट से मलबा जो होता है या अवसाद होता है वो बड़ी मात्रा में जो है तेजी से समुद्र की तरफ चल पड़ता है और समुद्र की तरफ जो है वो ढाल खिसक कर समुद्र की तरफ चल पड़ता है। और जब वो समुद्र से टकराता है तो उस स्थिति में भी जो है जल में एक अलग प्रकार की तरंग पैदा होती है और वो भी तरंग जो है एक दूसरे तरफ को चल पड़ता है, जिस वजह से सुनामी का जन्म होता है। इसके अलावा जो है भूस्खलन या हिमस्खलन से भी जो है सुनामी की स्थिति बनती है। और ये भी चीजें वैसी है कि गुरुत्वाकर्षण या किसी अन्य कारण से भूकंप से जो है समुद्री क्षेत्र या बांध के किनारे जो स्थलीय भाग होते हैं उसके मलबे या अवसाद जो है बड़ी मात्रा में तेजी से जलीय क्षेत्र के तरफ जो है खिसक जाता है और इस स्थिति में भी जो है सुनामी का जन्म होता है। और 1963 में जो इटली में बेंजोट बांध क्षेत्र में जो है ऐसी ही घटना घटी थी। वहां पर जो है जो बेंजोट बांध क्षेत्र था वहां पर जो स्थलीय भाग था उसका अवसाद या मलबा जो है वो तेजी से समुद्री क्षेत्र से टकराया था, जिस वजह से वहां पर इस तरह की सुनामी देखी गई थी। ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पर मतलब बर्फ जमा रहता है तो वहां पर जो है हिमस्खलन के प्रभाव से जो है सुनामी की घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एक शब्द होता है टेली सुनामी, ठीक है, टेली सुनामी। तो टेली सुनामी क्या है? जब सुनामी लहरों का प्रसार या प्रभाव इतना अधिक व्यापक हो कि वो अपने उत्पत्ति वाले समुद्री क्षेत्र को भी पार करते हुए हजारों मील दूर स्थित क्षेत्र तक को भी अपनी चपेट में ले ले तो उसे टेली सुनामी या मेगा सुनामी या समुद्री पार सुनामी, ठीक है, ट्रांस ओशनिक सुनामी कहते हैं। देखो, जब सुनामी का लहर जो है बहुत बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा या इतना प्रभाव रहता है उसमें कि जहां पे वो उत्पन्न हुआ है, जैसे मान लो हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ है तो उसको पार करते हुए अगर वो प्रशांत महासागर या उससे भी अलग दूर तक पहुंच जाता है तो उसको जो है टेली सुनामी कहा जाता है, ठीक है। तो जब सुनामी लहरों का प्रसार या प्रभाव इतना अधिक व्यापक हो कि वो अपने उत्पत्ति वाले समुद्री क्षेत्र को पार करते हुए हजारों मील दूर स्थित क्षेत्र तक को भी अपनी चपेट में ले ले तो उसे टेली सुनामी या मेगा सुनामी कहा जाता है। इसको समुद्र पारीय सुनामी भी कहते हैं। और 1883 में क्राकाटो सुनामी जो था वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है 2004 में जो 26 दिसंबर यानी आज ही के दिन आया था हिंद महासागर में सुनामी, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा 2021 की दक्षिण अटलांटिक महासागर सुनामी भी इसका एग्जाम्पल है, जिसका प्रभाव जो है हजारों मील दूर के क्षेत्रों पर देखा गया था। 2004 की हिंद महासागर सुनामी का प्रभाव पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग, मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी और सुदूर दक्षिणी भाग तक देखा गया था। इतना बड़ा जो है ये 2004 के हिंद महासागर का सुनामी था। इसी को जो है आज के दिन जो है याद किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये जो है न्यूज था जो आज के दिन जो है सुनामी आया था हिंद महासागर में, ठीक। इसके अलावा जो है हम लोग जो है भारत की इनक्वाइस प्रणाली की चर्चा करेंगे। ये जो INCOIS है इसकी स्थापना वर्ष 1999 में सागरीय क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। और ये संस्थान जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है और ये मछुआरों से लेकर तटीय तेल अन्वेषण उद्योग जैसे उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा जो भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र है जिससे सुनामी के आने की चेतावनी दी जाती है। जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है उसके माध्यम से जो है सुनामी, तूफान की लहर आदि पर तटीय आबादी के लिए निगरानी और चेतावनी संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इसकी स्थापना 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आया था उसके बाद जो है 2007 में किया गया। और भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक महासागर में होने वाली सुनामी हेतु उत्तरदायी भूकंप का पता लगाने में सक्षम है, ठीक। तो 2004 के सुनामी से यह भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो है हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट बिल की चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को भी देखेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट
जो बिल है 2024 वाला वो देखते हैं। तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के क्या क्या प्रावधान थे। जो आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी इसमें शामिल थी, यानी अगर कोई आपदा आता है तो उसके प्रबंधन की योजना की तैयारी जो है इसमें शामिल था पहला। तो वर्ष 2005 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियां आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए जिम्मेवार था। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है और जो राज्य कार्यकारी समितियां हैं उसको दरकिनार करते हुए एनडीएमए और एसडीएमए को अपनी स्वयं की राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजना बनाए। ठीक है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये जो है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और इसके साथ जो है एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये दोनों जो है राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजना खुद अपना बनाए। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारियों का विस्तार करके आपदा जोखिमों का अधिक आकलन करना भी शामिल है। इसके अलावा जो है इसमें प्रावधान था कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस तैयार किया जाए और ये जो है राष्ट्रीय और राज्य दोनों को जो है अपने स्तर पर आपदा डेटाबेस निर्माण का आदेश देता है और इसमें जो है आपदा का आकलन, निधि आवंटन, व्यय, आपदा पूर्व तैयारी, जोखिम रजिस्टर जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें नियुक्तियां कैसे की जाएगी, तो केंद्र सरकार जो है वो इसमें जो है अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी और ये विधेयक जो है एनडीएमए को अपनी नियुक्तिकरण आवश्यकताओं को स्वयं निर्धारित करने और केंद्र सरकार की मंजूरी से विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की अनुमति भी देता है। इसके अलावा जो है इसमें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी रखा गया है, जैसे कि यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छोड़कर राज्य की राजधानी और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रस्ताव करता है। ठीक है, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इन प्राधिकरणों का नेतृत्व जो है नगर निगम आयुक्त या जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो शहरी आपदा प्रबंधन योजना हो गया उसके क्रियान्वयन में भी जो है जो नगर निगम होंगे या जिला कलेक्टर होंगे वो जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जो है राज्य आपदा मोचन बल है। वर्ष 2005 का अधिनियम जो है विशेष आपदा प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो एनडीआरएफ है उसका प्रावधान करता है और विधेयक राज्य सरकार को स्थानीय प्रतिक्रियाओं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रभाषित कार्यों और सेवा शर्तों के साथ राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ बनाने का अधिकार देता है और मौजूदा समितियों को वैधानिक दर्जा के अंतर्गत जो है विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है जो क्रमशः प्रमुख आपदा और वित्तीय सहायता को संभालेंगे। एनसीएमसी का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे और जो एचएलसी है यानी कि उच्च स्तरीय समिति उसका नेतृत्व जो है आपदा प्रबंधन की देखरेख में करने वाले मंत्री करेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति है एनसीएमसी उसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे और जो उच्च स्तरीय समिति है उसका नेतृत्व जो है जो मंत्री आपदा प्रबंधन की देखरेख करें उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो प्रस्तावित विधेयक है उसका उद्देश्य जो है एक नई धारा को जोड़ना भी है और वो धारा है 60A जो केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए कोई कार्रवाई करने या न करने के आदेश देने तथा उन पर जो है 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान करेगा। ठीक, इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है ये वाला एक्ट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक, तो वर्ष 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आया था उसके बाद जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया और इस तरह के कानून पर विचार जो है वर्ष 1998 में ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन के बाद से ही चल रहा था। देखो 1998 में जो है ओडिशा में सुपर साइक्लोन आता है उसके बाद से ही जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम लाने की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन जब हिंद महासागर में जो है 2004 में सुनामी आया और वो सुनामी का स्तर बहुत बड़ा था और वो इतना बड़ा था कि उसको आज तक याद किया जा रहा है, तो उस वजह से जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया। इस अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है एनडीएमए ठीक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्य स्तर पर जो है एसडीएमए
यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, इन सब का जो है निर्माण किया गया इसी अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम से जो है NDMA का निर्माण हुआ, HDMA का निर्माण हुआ, NDRF का निर्माण हुआ और NIDM का भी निर्माण किया गया। इस अधिनियम के बाद 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई। इस संस्थागत ढांचे ने भारत को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद की। पिछले कुछ वर्षों से इसने हजारों व्यक्तियों की जान बचाई और राहत बचाव और पुनर्वास सेवाएं भी इसने प्रदान किया है। इसके अलावा जो है जलवायु परिवर्तन से और भी बदतर प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं ने NDMA जैसी एजेंसियों को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो और भी बढ़ गई है और इससे जो है ऐसा कहा जाता है कि अत्यधिक संसाधन की आवश्यकता भी है। ठीक, इसके अलावा जो हमारा अगला न्यूज है वो है जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, ये जो है चर्चा में है, खाड़ी सहयोग परिषद। तो हम लोग जो है इसको देखेंगे। देखो, जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, जो खाड़ी सहयोग परिषद है, उसमें 6 देश शामिल है। एक सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब। इसके अलावा जो है संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात है। इसके अलावा जो है कतर इसमें शामिल है, ठीक, कुवैत इसमें शामिल है, ओमान इसमें शामिल है और बहरीन इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये 6 देश हैं इसमें शामिल। कौन कौन है? तो एक जो है सऊदी अरब हो गया, दूसरा जो है इसमें संयुक्त अरब अमीरात हो गया, तीसरा जो है कतर हो गया, चौथा जो है इसमें कुवैत है, पांचवा जो है इसमें ओमान है और छठा जो है वो बहरीन है। ठीक है, तो ये 6 देश जो है इसमें शामिल है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। ठीक है, अभी कुवैत जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है कुवैत गए थे। ठीक, तो जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसमें कौन कौन से देश हैं? तो उसमें जो है सऊदी अरेबिया है, ठीक है, UAE है, कतर है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। ये जो है 6 देश इसमें शामिल है। ठीक, और ये जो है इम्पोर्टेंट भी है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। हम लोग जो है देखते हैं कि भारत और जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसके संबंधों की स्थिति को। तो जो GCC के सदस्य देश हैं कौन कौन? सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। इस देशों के साथ जो भारत का निर्यात है वो 2020-21 में जो है 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ठीक है, देखो GCC सदस्य देशों के लिए भारत का निर्यात वर्ष 2020-21 के 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 58.26% बढ़कर 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, तो 2021-22 में जो है ये और भी बढ़ गया है और अभी ये जो है 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। इसके अलावा जो है वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार जो है इन दोनों देशों के बीच में होता है, यानी कि भारत और GCC के बीच में होता है। और वर्ष 2020-21 में जो है 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था और वर्ष 2021-22 में जो है ये 154.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, तो इसमें भी विस्तार हुआ। इसके अलावा जो है वर्ष 2021-22 में दोनों क्षेत्रों के बीच सेवा व्यापार भी जो है लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें कुल निर्यात जो है 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात जो है 8.3 अमेरिकी डॉलर का था। इसके अलावा जो है GCC देश भारत के तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में जो है 70% का योगदान करते हैं
और वर्ष 2021-22 में जीसीसी से भारत का कुल कच्चे तेल का आयात जो है वो 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, और 2021-22 में एलएनजी और एलपीजी का आयात जो है वो 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। तो इन दोनों देशों के बीच में जो है स्थिति ये है। तो भारत के लिए जीसीसी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जीसीसी में कौन कौन है? सऊदी अरब है, ठीक है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, ठीक। यहाँ पे ये देखिए, ये सारे खाड़ी देश हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो जीसीसी है वो काम कैसे करती है। तो जीसीसी के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सुप्रीम काउंसिल है और ये सबसे अहम विंग होता है, ठीक है, ये सबसे अहम विंग होता है। तो जीसीसी के 3 हिस्से हैं। पहला है सुप्रीम काउंसिल, ये सबसे अहम विंग है। सभी देशों के हेड ऑफ स्टेट इसके मेंबर होते हैं। साल में एक बार जीसीसी की मीटिंग होती है। इसमें हर फैसला बहुमत से लिया जाता है। इसके अलावा इसकी एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल भी होती है। इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री मेंबर होते हैं और हर 3 महीने पर वो मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो है एक सीक्रेट जनरल भी होता है जो बजट के लिए तमाम रिपोर्ट तैयार करता है। तो एक सुप्रीम काउंसिल हो गया, एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल हो गया और एक सेक्रेटरिएट जनरल हो गया। ये 3 जो है इसमें हिस्से हैं। जो सुप्रीम काउंसिल है वो सबसे ऊपर है और उसको जो है अहम विंग कहा जाता है। उसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो उसके मेंबर होते हैं और उसकी साल में जो है एक बार मीटिंग होती है और वहाँ पर फैसला जो है बहुमत से लिया जाता है। उसके बाद जो है एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल आता है और इसमें जो भी सदस्य देश हैं उसके विदेश मंत्री जो है इसके मतलब मेंबर होते हैं और वो जो है हर 3 महीने पर मिलते हैं। इसके अलावा जो है एक सेक्रेटरिएट जनरल होता है और वो जो है बजट से लेकर तमाम रिपोर्ट तैयार करता है। तो भारत के लिए जो है जीसीसी अहम क्यों है? तो जीसीसी के सदस्य भारत के लिए आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत अहम है। जीसीसी के सदस्य देश भारत में कुल क्रूड ऑयल का 34% हिस्सा जो है सप्लाई करते हैं और जो गैस में था वो 70% था। वर्ष 2022-23 में जीसीसी के साथ भारत का व्यापार कुल व्यापार का 15.8% था। जीसीसी के साथ भारत का व्यापार सालाना 100 बिलियन डॉलर से अधिक का है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत जीसीसी द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात जो है 56.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जबकि भारत का आयात जो है 105.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और इतना ही नहीं, जीसीसी देश में रहने वाले भारतीय प्रवासी हर साल भारत को अरबों डॉलर की धनराशि भेजते हैं, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जीसीसी जो है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो कुवैत वाला जो न्यूज था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने विस्तार से देखा था, ठीक। इसके बाद जो है हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी बिम्स्टेक की चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की 24वीं बैठक जो है वो थाईलैंड में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसकी 24वीं बैठक थी और वो थाईलैंड में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक क्या है? ये एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देश हैं उसके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसका सचिवालय जो है बांग्लादेश में ढाका है। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है, ठीक है। तो इसमें जो है 7 सदस्य आते हैं, ठीक। बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, ठीक है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ये 7 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था वो 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में ही आयोजित किया गया था। अभी जो वर्तमान में हुआ वो 24वीं बैठक हुई है और वो थाईलैंड में आयोजित किया गया है। और बिम्स्टेक क्या है? ये क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देश हैं
ठीक है। जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे जो देश हैं इन सबों के बीच जो है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसका मुख्यालय जो है या सचिवालय जो है वो बांग्लादेश में ढाका है। ठीक। इसके अलावा जो है जो दूसरा है वो ब्रू जनजाति को लेकर है। तो केंद्र सरकार ने त्रिपुरा, ठीक है, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के अलग अलग जिलों में रह रहे ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये तो न्यूज है, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो ब्रू जनजाति वो है क्या। इसको जो है रियांग भी कहा जाता है, ठीक है। इनको जो है रियांग कहा जाता है, रियांग, ठीक है। और ये जो है पूर्वोत्तर भारत की देशज जनजाति है। ये जो है पूर्वोत्तर भारत की देशज जनजाति है और ये मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करती है। इसे त्रिपुरा के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी, ठीक है, PVTG में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी बस्तियां पहाड़ी क्षेत्रों और सक्रिय घाटियों में बसी होती है। यह बांस के बने घरों में रहते हैं और इसका जो पेशा होता है वो झूम खेती होता है, ठीक। इसके अलावा जो है ये हिंदू धर्म का पालन करते हैं और ये जो है सर्वात्म यानी कि एनिमिज्म जो मिश्रित परंपरा है उसका भी पालन करते हैं। तो ब्रू जनजाति का इसको रियांग कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत की देशज जनजाति है। ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करती है और इनको जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में सूचीबद्ध किया गया है। ये बांस के घरों में रहते हैं और इनकी जो प्रमुख पेशा है वो झूम खेती है, ठीक। तो ये है। और न्यूज में क्या था कि केंद्र सरकार जो है जो त्रिपुरा के अलग अलग जिलों में जो ब्रू जनजाति रह रही है उनके पुनर्वास के लिए 900 करोड़ रुपए जो है खर्च कर रही है। तो इसके लिए जो है ये ब्रू जनजाति हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो है हम लोग जैन कास्ट AI को देखते हैं। गूगल डीप माइंड ने उन्नत मौसम पूर्वानुमान के लिए जैन कास्ट AI मॉडल का अनावरण किया है। जैन कास्ट AI क्या है? तो यह एक मौसम पूर्वानुमान मॉडल है और यह मौजूद उपकरणों की तुलना में बेहतर सटीकता और विस्तारित पूर्वानुमान रेंज प्रदान करता है। यह पारंपरिक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान के समान समुच्च पूर्वानुमान का उपयोग करती है, लेकिन सिमुलेशन के बजाय जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक। यानी कि मुख्य तौर पर जो जैन कास्ट AI है वो मौसम पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर जो AIMC प्रणाली है उसको तेजी से उसका उपयोग कर रही है। तो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जो AIMC सिस्टम है वो है क्या, ठीक है। तो जो AIMC सिस्टम है यह सड़क निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में काम के साथ साथ किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्येक परियोजनाओं की स्थिति पर रियल टाइम डेटा जो है वो प्रदान करेगा। इसका लाभ क्या होगा कि इससे समय की बर्बादी कम की जाएगी। इसके अलावा जो है जो प्रदर्शन है या जो स्थायित्व है या जो दीर्घकालिकता है उसका भी डेटा यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो है बेहतर पारदर्शिता आएगी और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप रहेगा, तो भ्रष्टाचार से भी ये थोड़ा मुक्त रहेगा। इसके अलावा जो है जो AMIC सिस्टम है उसके अंतर्गत जो है GPS के द्वारा जो है जो सहायता प्राप्त मोटर ग्रेडेड यानी कि 3D मशीन नियंत्रक प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो GPS और 3D मशीन नियंत्रक प्रौद्योगिकी है इसके इस्तेमाल से जो है सड़क निर्माण में मिट्टी हटाने या फैलाने या सब बेस या बेस लेयर इन सब के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी और ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा जो है डेटा प्रोसेस करेगा। इसके अलावा जो है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स रोलर जो IC रोलर है और सिंगल ड्रम या डेंडेंट वाइब्रेटरी रोलर है इसका उपयोग जो है मिट्टी, सब बेस और बेस लेयर कॉम्पनसेशन के लिए जो है किया जाएगा। इसके बाद जो हम लोगों का अगला है वो है एग्रो टेक्सटाइल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो एग्रो टेक्सटाइल है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो एग्रो टेक्सटाइल है या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शनी केंद्र है ये पहल जो है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत तकनीकी वस्त्रों
यानी जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से के लिए जो है इसका आयोजन किया गया था। तो हम लोग जानते हैं एग्रो टेक्सटाइल क्या है। तो एग्रो टेक्सटाइल से आशय जो है कृषि क्षेत्र में तकनीकी वस्त्र सामग्रियों के इस्तेमाल से है। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर जो वस्त्र हैं वो वस्त्र जो है अब टेक्निकल होगा, ठीक है। तो उसके अगर टेक्निकल वस्त्र का उपयोग वहां किया जाता है तो उसको ही जो है एग्रो टेक्सटाइल कहा जाता है। तो तकनीकी वस्त्र मुख्य रूप से तकनीकी और प्रदर्शन गुणवत्ता या क्षमता वाली सामग्री होती है। वहीं पारंपरिक वस्त्र परिधान या सजावटी उद्देश्य से बनाए जाते हैं। एग्रो टेक्सटाइल के प्रकार क्या है, तो इनमें कृषि और बागवानी उपयोगों के लिए बने हुए या बिना बुने हुए या नीटेड वस्त्र इसमें शामिल होते हैं और इसका उपयोग जो है कृषि उत्पादकों के संरक्षण, संग्रहण और भंडारण में किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है एशियाई विकास बैंक। भारत और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक संधारणीय अवसंरचना परियोजना की सहायता के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हम लोग जानते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। इसका मुख्यालय जो है मनीला, फिलीपींस है और इसकी उत्पत्ति जो है 1966 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है चरम गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लोचशील और संधारणीय एशिया और प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है। इसका कार्य क्या है, तो यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी के निवेश प्रदान करके सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है। इसमें जो है 69 सदस्य हैं। एशिया और प्रशांत से 49 सदस्य हैं और बाहर से 20 सदस्य, तो कुल मिलाकर 69 सदस्य हैं। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है और इसमें जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और यह जो है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। ठीक, हम लोग जो है फ्रांस के बारे में जानेंगे और अभी हाल में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो है इस साल के चौथी सरकार की घोषणा की है। तो जो फ्रांस है उसकी भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं तो फ्रांस जो है विशाल यूरेशियाई भूभाग के पश्चिमी छोर के निकट अवस्थित है और इसके जो सीमावर्ती देश है उसमें बेल्जियम है। यानी इसकी सीमा जो है बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, अंडोरा हो गया, इंग्लैंड से लगती है। तो इसकी सीमा कितने देशों से लग रही है, बेल्जियम एक हो गया, दूसरा लग्जमबर्ग हो गया, तीसरा जर्मनी हो गया, चौथा स्विट्जरलैंड हो गया, पांचवा इटली, छठा स्पेन, सातवां अंडोरा और आठवां इंग्लैंड। तो कुल मिलाकर जो है 8 देशों से जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इसके दक्षिणी तट पर स्थित मोनाको एक स्वतंत्र एन्क्लेव है। इसके अलावा भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप इस देश का जो है अभिन्न अंग है। इसके पश्चिम में बिस्के की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल और दक्षिण में भूमध्य सागर और उत्तर में उत्तरी सागर अवस्थित है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो एक तरफ जो है बिस्के की खाड़ी है, उत्तर पश्चिम में जो है इंग्लिश चैनल है, दक्षिण में जो है भूमध्य सागर है, ठीक, और उत्तर में जो है उत्तरी सागर है। यहाँ पर जो पर्वत है इसमें जो है फ्रेंच आल्प्स, जूरा पर्वत, पायरेनीज है। ठीक है, इसके अलावा जो माउंट ब्लॉक है यह आल्प्स पर्वत की जो है 4808 मीटर की ऊंची चोटी है, तो ये उच्चतम बिंदु है वहां पर। इसके अलावा इसके उत्तर पश्चिम में पेरिस बेसिन जैसे विस्तृत और उपजाऊ मैदान स्थित है और इसमें जो है सीन, लॉयर जो है आदि मुख्य नदियां होती है। सीन जो है वो पेरिस से होकर प्रवाहित होती है और लॉयर जो है वो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम लोग जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पर चर्चा करेंगे और ये जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो वहां पर देहरादून है उत्तराखंड, भूपेंद्र यादव ने जो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इस रिपोर्ट का विमोचन किया। खास बात यह है कि रिपोर्ट जो है देश भर में वन क्षेत्र को लेकर बेहतर स्थिति दिखाई गई है इसमें, और रिपोर्ट के अनुसार देश में वन और वृक्ष क्षेत्र में जो है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र बढ़ाने वाले जो टॉप राज्य है उसको अगर देखें तो देश में कुल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष क्षेत्र हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का जो है 25.7% है। और खास बात यह है कि वन क्षेत्र बढ़ाने वाले शीर्ष राज्यों में जो है छत्तीसगढ़ आता है सबसे पहले,
उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश आता है, इसके बाद जो है उड़ीसा आता है, इसके बाद जो है राजस्थान आता है। ठीक, तो इन 4 राज्यों में जो है वन क्षेत्र बढ़ाया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसके बाद जो है जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, उसके अनुसार 2021-22 की तुलना में 2023-24 में जो है जो वनाग्नि के हॉटस्पॉट थे वो भी कम हुए हैं। वनाग्नि की घटना का पता लगाने के लिए मोडीज और SNPP BIRS सेंसर का जो है प्रयोग किया जाता है। जो मोडीज है इसको मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो SNPP BIRS है इसको suomi नेशनल पोलर ऑर्बिटरी पार्टनरशिप विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट कहा जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं? जो कि मोडीज सेंसर है वो 2023-24 में वनाग्नि के 26,390 हॉटस्पॉट का पता लगाया था 2023-24 में, जबकि जो SNPP BIRS सेंसर है वो 2,03,544 हॉटस्पॉट का पता लगाया था। 2021-22 में मोडीज सेंसर जो है वो 29,675 और SNPP BIRS सेंसर जो है ये 2,23,333 वनाग्नि हॉटस्पॉट का पता लगाया था। तो इस साल जो है मतलब वनाग्नि हॉटस्पॉट जो है वो कम हुए हैं। जो सबसे ज्यादा वनाग्नि की जहाँ पे घटनाएं होती थी उसमें जो है उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ मतलब था, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो है 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जो है वनाग्नि की जो घटना है उसमें काफी वृद्धि हुई है। गोवा और कर्नाटक में भी जो है वनाग्नि की जो घटना है उसमें गिरावट आया है। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे होने वाला ग्रीन हाउस गैस और संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, और वनाग्नि के कारण जो है प्रति वर्ष 2.5 बिलियन से लेकर 4.0 बिलियन टन तक का CO2 का उत्सर्जन होता है। इसमें जैव विविधता की हानि होती है और वन पारिस्थितिक तंत्र को भी जो है नुकसान होता है। मानव और मानव जीव के स्वास्थ्य पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। वनाग्नि के कारण निकलने वाले धुएं से मानव और वन्य जीव की जो है असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसका ग्रामीण लोगों की आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए कदम क्या क्या उठाए गए हैं? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण का वन अग्नि जियो पोर्टल है वो वनाग्नि के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा अभ्यारण्य में आग लगाना या आग जलाना या जलती आग को छोड़ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है प्रतिबंधित है। वनाग्नि प्रबंधन और नियंत्रण में संयुक्त वन प्रबंधन समिति और पारिस्थितिक विकास समिति के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है पेंगोलिन। तेलंगाना में जो है हाल में ही जो है पेंगोलिन की अवैध तस्करी मतलब की घटना में वृद्धि हुई है, और इस वजह से जो है पेंगोलिन पर जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। तो पेंगोलिन होता क्या है? तो पेंगोलिन पूरी तरह से जो है सल्क से कवर स्तनधारी है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो है एक ढांचा रहता है। ठीक है, इस तरह का जो है ये ढांचा इसके ऊपर जो है इस तरह से रहता है, और इसके अंदर वो पूरी बिल्कुल ऐसे गोल हो जाता है। तो ये पूरी तरह से सल्क से कवर स्तनधारी है। यह जीव जंगल में शिकारियों को खुद से रक्षा करने के लिए अपने सल्कों से ढक लेता है। ये जो सल्क होते हैं वो अपनी रक्षा के लिए जो है शिकारी से रक्षा के लिए खुद को ढक लेता है। ये चींटी, दीमक और लार्वा खाता है। इसे अक्सर सल्क वाला चींटीखोर भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो यह एकांतवासी है और मुख्य रूप से जो है रात्रि चरजीवी यानी रात में विचरण करता है। इसके दांत नहीं होते हैं। इसकी लंबी और चिपचिपी जीभ होती है जो इसके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है। उसी से ये अपना शिकार करता है। जो चींटी वगैरह सब होती है वो इसके जीभ से चिपक जाता है, क्योंकि इसका जीभ जो है चिपचिपा होता है और उसी का भोजन के रूप में ये प्रयोग करता है। इसके अलावा जो भारतीय पेंगोलिन है जिसको मेनिस क्रेसिकाडा कहा जाता है, ये पेंगोलिन की दुनिया भर में मौजूद 8 प्रजातियों में से एक है, और ये पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर ठीक है हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में स्थित शेष संपूर्ण भारत के सभी भागों में पाया जाता है। चीनी पेंगोलिन की उपस्थिति असम और पूर्वी हिमालय में देखी जाती है। इसके अलावा जो संरक्षण की स्थिति है उसमें जो है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली सूची में जो है ये सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा जो है ये साइट्स के प्रशिष्ट
फर्स्ट में भी जो है सूचीबद्ध है, और इसको जो है IUCN में जो है इंडिजर्ड स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का न्यूज, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।